नमस्कार दोस्तों, मैं विधिक आज़ादी से डॉक्टर एस.सी. पटेल। दोस्तों, हम लोग विगत कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित जो भी पद अभी तक आए हैं उनके प्रीवियस ईयर जिसे कहा जाता है, अब पेपर को हम लोग अनवरत देखते आ रहे हैं, जिसे आप लोग एपीओ शार्ट में बोलते हैं और डिटेल में उसे असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स या आप कहें सहायक अभियोजन अधिकारी के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रीवियस ईयर पेपर बहुत महत्वपूर्ण उस परीक्षा के लिए हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रावधान के तहत क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को हम लोग हल करते आ रहे हैं और हल करते आगे चलेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि विधिक आज़ादी आपके साथ तत्पर कंडीशन में या कहें आपके साथ 24 घंटे आपका सहायता करने के लिए तैयार है। आप विधिक आज़ादी से जुड़िए और अपनी तैयारी को अपग्रेड करिए, जिसे कहा जाता है सामान्य भाषा में धार दीजिए। क्योंकि अगर आप प्रीवियस पेपर को ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित है एक समय के बाद आपको लगेगा कि हमने अपने पैटर्न को समझ नहीं पाया और पेपर मेरे खराब हो गए। यह शब्द आपको सुनने को न मिले कि पेपर खराब हो गए। इस वजह से विधिक आज़ादी आपके साथ खड़ा है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न को और देखते हैं, हु हैज़ पावर टू कम्यूट सेंटेंस अंडर सेक्शन 433 CRPC धारा 433 CRPC के अंतर्गत दंडादेश लघुकरण की शक्ति किसके पास है। यहाँ पे लिखा हुआ है, पावर की बातें ध्यान देंगे, कम्यूट सेंटेंस अंडर सेक्शन 433। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्रोप्रिएट, समुचित सरकार। जो भी सरकार होगी उस सरकार के दायित्व बनते हैं 433 CRPC के अंतर्गत कि उसके अपराध को कम कर सके, छोटा कर सके। क्यों छोटा करेगा? उसके चरित्र के बारे में, उसके एक्टिविटी के बारे में जब सरकार ये समझ लेती है कि यह व्यक्ति किसी न किसी मामले में अगर इसका लघुकरण अपराध का किया जाता है तो कहीं न कहीं यह व्यक्ति रास्ते पे आ सकता है और अच्छे काम में अपनी सहभागिता दे सकता है, इसलिए यहाँ नहीं होता। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में 72 जो आर्टिकल्स है उसके तहत राष्ट्रपति को है सर्वोच्च न्यायालय को माफ़ करने का अधिकार। ऐसा नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है और उसे इस तरह का विवेक नहीं दिया गया और हाई कोर्ट को भी यह विवेक नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज नॉट रिलेटेड टू क्रिमिनल मैटर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है। यहाँ पे चार तरह के ऑप्शन यहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ जो नई धाराएं बनाई गई हैं BSA 2023 के द्वारा और पुरानी जो हैं यहाँ पे 1872 के द्वारा, उनका भी साथ साथ सामंजस्य है। आप देखेंगे यहाँ उत्तर जाएगा आपका D 23, नए में आपका हो जाएगा 21। यह यहाँ पे आप देखेंगे साक्ष्य की बात कर आपराधिक मामले की बात संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे ये किससे संबंधित है? ये सिविल मामले से संबंधित है, ये ध्यान देंगे। किससे संबंधित है? सिविल मामले से। क्यों सिविल मामले से संबंधित है दोस्तों? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपके सामने ए ऑप्शन में है, यहाँ पे धारा 133 यह सह अपराधी से है। अपराधी का जो सहयोग करता है उसके लिए यह सेक्शन यहाँ पे कार्य करता है। और आप देखेंगे यहाँ 27 में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पुलिस हिरासत में कोई भी व्यक्ति अगर लिया गया है उसके लिए यह उसका बयान लेने के लिए और धारा 25 और धारा 26 में छूट देती है। यह यहाँ पे बातें यहाँ लिखी गई हैं। और आप सी में देखेंगे सेक्शन 53 का जो सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पे आपराधिक मामलों पर लागू होता है।
जो अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र देते हैं उन्हें कुछ न कुछ वरीयता दी जाती है। यहाँ पे यह चीज़ें हैं, लेकिन आपका जो सही आंसर है सेक्शन 23 जो बीएससी में 21 है, यह सिविल मामले से संबंधित है, न कि आपराधिक मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अ हैंग मैन एक्सिक्यूटिंग कोर्ट ऑर्डर इज exempted from criminal liability under which section of IPC now BNS 2003। न्यायालय के आदेश से फांसी देने वाला जल्लाद, यहाँ पे जल्लाद जो वह रस्सी खींचता है, जो हैंडल खींचता है, अब बीएनएस की धारा 2023 की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है। तो दोस्तों अब जानते हैं किसी भी व्यक्ति को फांसी देने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं वो जज के सामने फांसी दी जाती है। और आप जानते हैं कि जब फांसी की सज़ा सुनाई जाती है कोर्ट में, तो जज उस कलम को फांसी के साथ सुनाते समय ही अंत में कलम को तोड़ देता है, उसकी नींव को तोड़ देता है। उस कलम से दूसरे किसी की फांसी की बातें नहीं की जाती हैं, किसी और मैटर को लिखने की बातें नहीं की जाती हैं। इसी तरह से उस जल्लाद को यहाँ मुक्ति दी गई है कि जो उस काम को करेगा उसे किसी तरह का कोई दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर दोष माना जाता तो वह व्यक्ति इस काम के लिए अपने को कहीं न कहीं दूर कर लेता और काम नहीं करता। तो यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा सेक्शन 78। यहाँ पे बीएनएस की धारा जो है वह हो जाएगा आपका 60 मतलब 16। यहाँ पे 78 और यहाँ पे नए में आपका 16 की बातें की जाती हैं। जल्लाद जो होता है, जिसे कहते हैं आप मतलब दूसरे भाषा में बोलचाल की भाषा में, न कि लिखित भाषा में डोम कहते हैं, वही चीज़ें जल्लाद का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती इज पनिशेबल अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ आईपीसी नाउ बीएनएस। डकैती की तैयारी करना आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। यहाँ पे आपके सामने दोनों दिया गया है, नया और पुराना दोनों धाराएं दी गई हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 399 धारा 399 और नए धारा में 310 मतलब 310 के तहत यहाँ पे 10(4) क्लाज 4 के तहत यहाँ पे आएगा 310 क्लाज 4, यहाँ पे 399 और यहाँ पे 310 क्लाज 4 के तहत ये चीज़ें यहाँ दी होती हैं। किसी भी डकैती की तैयारी करना, यहाँ पे इसके तहत अब जो नए केसेज बनेंगे 310 क्लाज 4 के तहत यह अपराध माने जाएंगे, यह दंडनीय होगा यहाँ पे इस सेक्शन के तहत। बाकी जो सेक्शंस हैं वह डकैती के यहाँ पे अपराध अंतर्गत नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टिफिकेट टू पुलिस ऑफिसर आर प्रोवाइड अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट 1861। पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र देने का प्रावधान पुलिस अधिनियम के किस धारा में है। यहाँ पे 4 धारा है, सेक्शन 6, सेक्शन 5, सेक्शन 8 और सेक्शन 7। तो यहाँ हो जाएगा सेक्शन 8। सेक्शन 8 की बात की जा रही है। यहाँ पे प्रमाण पत्र पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र देने का प्रावधान का अधिनियम कहाँ किया गया है। यहाँ पे 8 के तहत किया गया है। 8 को ध्यान से देखेंगे, यह व्यक्ति है, ये अधिकारी हैं। इसी तरह से पकड़ ले इसे और याद कर ले ताकि आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर इज अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। अभ्यासतः अपराधी से सदाचार हेतु प्रतिभूति का प्रावधान सीआरपीसी की किस धारा में है। यहाँ पे 4 तरह के आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो राइट आंसर इज सी, सेक्शन 110। और नए धाराओं में जो बीएनएस की जो नई धारा है दोस्तों, उसमें 129
ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पुराने में 110 और नए में 129 की बात की जा रही है। 129 में यह बातें निकल के आती हैं। तो आप अगर देखेंगे तो समझ में आएगा कि यह किस तरह से यहाँ पे इसकी बनावट है। तो ये क्या कह रहा क्वेश्चंस, यहाँ कह रहा अभ्यासतः अपराधी से सदाचार हेतु प्रतिभूति प्रावधान सीआरपीसी। अब जो मतलब आदतन अपराधी है उसके सदाचार मतलब जो व्यवहार है, अच्छा व्यवहार करने की बात की जा रही है, उसके लिए यहाँ सेक्शन की बात की जा रही है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए आप अभ्यासतः हैं खेलना, लेकिन आप अभ्यासतः खेलना लेकिन खेल में जो नियम है उसका परिचय देते हैं, तो यहाँ पे अगर खेल में सुधार करते हैं तो अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। अगर अभ्यासतः अपराधी हैं लेकिन अगर सदाचार का परिचय देते हैं कि मुझसे गलती हो गई, अब गलती आगे नहीं होगी, वहाँ पे ये बातें की जाती हैं, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 रिलेट्स टू स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स। पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारियों से संबंधित है? यहाँ पे आपके पास 4 टाइप के ऑप्शंस हैं। यहाँ ऑप्शंस हो जाएंगे आपके डी सेक्शन 17 धारा 17। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है दोस्तों, इसे ध्यान से देखेंगे। पुलिस अधिनियम जो पुलिस का एक्ट है 1861 में कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारियों से संबंधित है? मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान लेंगे तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर की बात कह जा रही है। कोई भी काम करने के लिए किसी को स्पेशल पावर दिया जाए या किसी को स्पेशल पद दिया जाए या किसी को स्पेशल पद बना करके भेजा जाए, यहाँ पे इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे इनके लिए धारा 17 रिलेटेड है। और क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी काम आपके लिए पद के अनुसार है, लेकिन अगर कोई आपसे ऊपर का अधिकारी नहीं है, अगर उसका भी आप कार्य करते हैं तो यहाँ पे यह अधिकार पुलिस विभाग को देता है कि आप कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज नॉट कम विद इन द टर्म कोर्ट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है? न्यायालय की परिभाषा की बात की जा रही है। यहाँ न्यायाधीश, मध्यस्थ, साक्ष्य लेने हेतु अधिकृत व्यक्ति और मजिस्ट्रेट। यहाँ पर उतर जाएगा आपका डी मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट क्यों है? जिसे मजिस्ट्रेट को यहाँ पे दंडाधिकारी भी, यहाँ पे मजिस्ट्रेट को दंडाधिकारी भी कहा जाता है। दंडाधिकारी नाम से ध्यान देंगे तो यहाँ पे दंडाधिकारी तो कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे न्यायालय की परिभाषा में नहीं आता है, मजिस्ट्रेट नहीं आते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट आते हैं, जैसे न्यायाधीश कहा जाता है, ये मजिस्ट्रेट नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका दंड देने का जो अधिकार है वह किस तरह के है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इनका पावर यहाँ पे डिसाइड नहीं होता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तहसील के मजिस्ट्रेट या अदर जो हैं उनके लिए बातें की जा रही हैं। ये ध्यान देंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड ड्यूरिंग सेपरेशन इज पनिशेबल अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ आईपीसी, जो अब बीएनएस में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे क्या है? पृथक्करण के दौरान पति द्वारा पत्नी से संबंध आईपीसी की किस धारा में दंडनीय है? मान लीजिए कोई पति पत्नी हैं और वो दोनों सेपरेट होकर के अलग अलग जगह रह रहे हैं। अगर उस कंडीशन में यहाँ पे अब देखेंगे तो समझ में आएगा, यहाँ पे अगर कोई भी कंडीशन मिलता है उन्हें फेवरेबल, वह सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, एक दूसरे के साथ फिजिकली संबंध बनाते हैं, और यहाँ पे क्या अपराध माना जाएगा उसी के बारे में है। तो यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा आंसर सी, सेक्शन 376 बी। यहाँ पे 376 बी और न्यू में जो बी एन एस है वहाँ पे 67, यहाँ पे 367 बी और नए में 67 की बात की जा रही है। अगर इस तरह की बात मतलब सेपरेशन हो गया पृथक्करण के दौरान, अगर साथ रहते हैं तब नहीं, ये ध्यान देंगे। अगर जबरदस्ती किसी बात की बात आती है तब तो अलग है, लेकिन यहाँ पे अलग रहने की बात की गई है।
तो इस प्रश्न को थोड़ा अच्छे से देख लेंगे, तो क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा रोचकता को लेते हुए है तो थोड़ा सा बार बार रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट डील विद ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर? डिजिटल हस्ताक्षर की राय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? ये ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। डिजिटल, आजकल डिजिटल सिग्नेचर की जो परंपरा चल रही है वहाँ पे ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आजकल मीडिया का समय है। तो यहाँ पे सेक्शन 47A, यहाँ पे 47A की बात की जा रही है, इसके तहत है। मतलब 47 मतलब अगर आपका सिग्नेचर डिजिटल है तो वह मान्य होगा। क्यों मान्य होगा? क्योंकि इसके लिए 47 जो ए है वह इसे मान्यता देता है। बाकी धाराएं जो है 46A, 48, 49 यह इससे संबंधित नहीं है, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन कैटल अंडर पुलिस एक्ट 1861? पुलिस अधिनियम 1861 में ढोर जिसे कहते हैं मवेशी में कौन शामिल नहीं है? यहाँ पे आपके सामने है गोट, हार्स, डॉग, कैमल। यहाँ पे हो जाएगा डॉग। डॉग के बारे में नहीं, बकरी, घोड़ा और ऊंट की बातें की जाती हैं, क्योंकि ये जो डॉग है इनसे आपको कोई भी चीज़ें आउटपुट प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता है, इसीलिए कैटल या मवेशी नहीं माने जाते। यह मानव के साथ, इनके बिहेवियर के साथ जुड़े होते हैं, इनके स्वभाव के साथ जुड़े होते हैं, इन्हें पालतू नहीं माने जाते हैं उस तरह के कैटल में। और यह तो हैं ही, डोमेस्टिक तो में आएंगे लेकिन यह पालतू नहीं आएंगे, यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे कैटल की बात की जा रही है पुलिस के अनुसार, तो कुत्ता नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वॉलेंटरली इज डिफाइंड इन व्हिच सेक्शन ऑफ आईपीसी? आईपीसी में स्वेच्छा से शब्द किस धारा में परिभाषित है? स्वेच्छा से शब्द, स्वेच्छा से जो शब्द है एक यहाँ पे परिभाषित है। यहाँ पे वॉलेंटरी जो है यहाँ पे सेक्शन हो जाएगा B 39। यहाँ पे 39 में यह परिभाषित है। अगर देखेंगे तो बी में सेक्शन 39 मतलब 39 में इसे परिभाषित किया गया है कि स्वेच्छा से कोई बात अगर आप कहते हैं तो आईपीसी में इसकी परिभाषा बताई गई है। बाकी 24, 25 और 30 इससे रिलेटेड नहीं हैं, ये ध्यान रखेंगे तो समझ में थोड़ा सा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर्च आउटसाइड इंडिया अंडर सेक्शन 166A CRPC इज डन बाई इश्यूइंग। धारा 166A CRPC के अंतर्गत भारत के बाहर तलाशी हेतु क्या जारी किया जाता है? यहाँ पे है रिटेन ऑर्डर, सर्च वारंट, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, लेटर ऑफ रिक्विजिशन। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। अनुरोध पत्र डाला जाता है, इसे कहा जाता है जारी करना। अनुरोध पत्र के द्वारा वह किया जाता है। क्या है? किसी की तलाशी लेना है, कहाँ पे? भारत के बाहर, तो क्या जारी करेंगे हम? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी करते हैं, क्योंकि वारंट नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा, यहाँ पे रिक्विजिशन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस इंपीरियर रिलेटेड टू, जहाँ पे पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट का वाद किससे संबंधित है? यहाँ पे इंपीरियर का मतलब सम्राट से है, जानते हैं आप लोग। तो यहाँ पे आपके सामने 4 टाइप ऑप्शन हैं, हो जाएगा आपका डी। यहाँ पे डी इंग्स डिक्लेरेशन मृत्युकालिक कथन से संबंधित की बातें यहाँ की जाती हैं। यहाँ कौन सा केस आया था? पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट का जो वाद था वह मृत्युकालिक कथन से संबंधित है। यह मृत्युकालिक की मतलब कोई भी चीज़ें वहाँ पे जो भी अपराध है वह अपराध उसे मृत्यु तक पहुँचाएगा कोर्ट के आदेशानुसार, इसीलिए इसे मृत्युकालिक की बात की जाती है, ये ध्यान रखेंगे।
वो डिक्लेयर करता है, वो निश्चित करता है कि इन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सेक्शन ऑफ आईपीसी डील विद सोलिटरी कन्फाइनमेंट? आईपीसी की कौन सी धारा एकांत कारावास से संबंधित है? यहाँ पे सोलिटरी कन्फाइनमेंट की बात की गई है, तो यहाँ पे आपके सामने सेक्शन 72, 71, 74, 73, तो उत्तर आपका हो जाएगा, राइट आंसर इज डी, सेक्शन 73। ध्यान देंगे थोड़ा सा प्रश्न पे तो समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। आईपीसी की कौन सी धारा एकांत कारावास से संबंधित है? मतलब एकांत कारावास का मतलब कहीं भी जो आपको रखा गया है वह एकांत की बात की जाती है। यहाँ पे अगर बहुत सारे अपराधी को देखे होंगे, उन्हें सिंगल सेल में रखा जाता है, सिंगल कोठरी में या सिंगल कमरे में रखा जाता है, इसे एकांतवास की बात कहते हैं। तो कौन सा सेक्शन लग रहा है? सेक्शन 73 आईपीसी का लग रहा है। तो मैं आप लोगों से एक यहाँ प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर आईपीसी का सेक्शन 73 है तो बीएनएस की जो सेक्शन है नए में 2023 का, उसका कौन सा सेक्शन यहाँ अप्लाई होगा? इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोगों का इंटरेस्ट इस एपीओ के एग्ज़ाम की तैयारी में है और आगे हम लोग को क्या करना है। क्योंकि आप जानते हैं विधिक आज़ादी आपके लिए पूरी विधि के अनुसार काम करता है, क्योंकि आपको किसी भी तरह की आज़ादी तभी मिलेगी जब आप विधि से आज़ाद होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने आज के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखने का कार्य किया। इसी तरह से देखते रहिए और प्रतिदिन अपने तैयारी को धार देते रहिए। हम लोग आपसे प्रतिदिन मिलने का जो वादा किए हैं मिलते रहेंगे। चलिए, आज आप लोगों ने बड़े मन से देखा, सुना और आत्मसात करने का प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।